नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक वीडियो सामने आया और उसमें चौंकाने वाली बात यह थी कि वो अचानक से अपनी ही सरकार की जो किसानों के प्रति नीतियां हैं उस पर सवाल खड़ा करने लगे। उपराष्ट्रपति को जब लोगों ने सुना तो लोगों को लगा कि आखिर इन्हें हुआ क्या है, अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ वो कैसे बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि अब लगता है सत्यपाल मलिक जी पार्ट 2 आ गए हैं। तो आज मैंने सोचा कि जो पूर्व गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक, जो कि खुद जो मोदी सरकार के नीतियों के बहुत बड़े आलोचक हैं और उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में अक्सर आपने सुना होगा उनको बात करते हुए। और अभी आज महाराष्ट्र के और झारखंड और हरियाणा का चुनाव भी संपन्न हुआ है, तो मैंने सोचा कि आज कई इश्यूज पर सत्यपाल जी से बात करना चाहिए। सत्यपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच इंडिया। और सर, पहला सवाल यही है कि ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्या हो गया, वो सरकार से नाराज चल रहे हैं। कई लोग उनके बारे में ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने उनको साइडलाइन कर दिया है, उनको राष्ट्रपति पद की बड़ी लालसा थी, राष्ट्रपति पद उनको मिला नहीं, तो अब उनका गुस्सा मोदी जी के प्रति फूट रहा है। आपका क्या मानना है? कुछ तो हुआ है, खैर जो हुआ है वो स्वागत योग्य है कि वो बोले हैं किसानों के लिए, लेकिन बेहतर हो कि वो इसको अपने आखिर तक ले जाएं। जब तक ये सीधे मोदी से बात ना करें, ये प्राइम मिनिस्टर से ये बातें ना कहें जो कृषि मंत्री से कही है, उन्हें कहें कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो, तब मैं मानूंगा कि ये जेन्युइन है। क्योंकि मैं तो पीएम से बात करने गया था और मेरा झगड़ा हो गया था 2 मिनट में, तो ये जब उनसे बात करेंगे तब असली चीजें बाहर आएंगी। नहीं तो कल आपके हिसाब से जगदीप धनखड़ साहब किसके ओर इशारा कर रहे थे? वो बीच बीच में उन्होंने ये भी कहा कि आप सुन रहे हैं शिवराज जी, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं लेकिन फिर भी हम बात नहीं कर पा रहे हैं किसानों को, हम जो उनका जो मूल भाव है वो ही नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सब चीजों पर उनका ये बात कहना, तो वो क्या शिवराज जी को एड्रेस कर रहे थे, मोदी जी को एड्रेस कर रहे थे? कल वो इशारों इशारों में किसको किसको टारगेट कर रहे थे बेसिकली कल वो? नहीं, कर तो शिवराज जी को ही रहे थे। मैं चाहता हूं कि वो मोदी जी को एड्रेस करें। जब तक मोदी जी को एड्रेस नहीं करेंगे मसला हल नहीं होगा। मसला तो प्राइम मिनिस्टर के यहाँ रुका हुआ है जी। नहीं तो सत्यपाल सर, जो बात है कि किसानों का इस समय आंदोलन भी चल रहा है, सरकार उनको लेकर कोई बातचीत करने के मूड में नहीं है और कल उपराष्ट्रपति का अचानक से ये बोलना, तो क्या आपको लग रहा है कि ये सत्यपाल मलिक 2 बनने वाले हैं? कल इस बात को लेकर कांग्रेस और कई लोगों ने कल सोशल मीडिया पर इस बात को लिखा। जी। नहीं, उन्होंने अच्छा किया, मुझे तो अच्छा लगा कि वो बोले, पर उसको जब अंतिम परिणति तक ले जाएंगे तब मैं मानूंगा कि वो मेरे रास्ते पे हैं। जब तक प्रधानमंत्री से उनकी मुंह दर मुंह बात नहीं होगी तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। शिवराज सिंह के हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन उपराष्ट्रपति को देख के आपको क्या लगता है कि क्या वो मोदी जी को डायरेक्टली, उनके पास पद है, उनके पास ताकत है बोलने की, क्या वो बोल पाएंगे मोदी जी को? क्यों नहीं बोलना चाहिए? जब इतना बोले तो और 2 कदम बढ़ जाए, बोल पाएंगे। क्या बिगड़ रहा है? अगर वो तैयार हैं कुछ बिगड़वाने के लिए तो बोल पाएंगे। आपको लगता है कि वो अपने आप बिगड़वाएंगे? क्योंकि हर व्यक्ति सत्यपाल मलिक तो नहीं होता है। नहीं, मेरी तो उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी करा दी प्राइम मिनिस्टर ने किसानों के सवाल पे बोलने के बाद। मेरे तो गांव के घर तक, 250 साल पुराने घर तक रेड किया। मेरे सारे कर्मचारियों के फोन ले लिए, अभी तक रखे हुए हैं। अभी तक वो मामला खत्म नहीं किया है। तो प्रधानमंत्री से लड़ना बहुत आसान नहीं होता है, पर मैं चाहूंगा कि जगदीप जी लड़ जाएं। लेकिन जगदीप जी को लड़ने के लिए आपको लगता है कि ताकत है और वो वाकई में मोदी जी को बोल पाएंगे? क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में इस तरीके की बातचीत हो रही है कि ऐसा लगता है कि वो किसी ना किसी चीज से नाराज चल रहे हैं। शायद मोदी सरकार ने उनको पद नहीं दिया या कुछ तो हुआ है। कुछ तो हुआ है, वरना जगदीप जी इतना भी नहीं बोलने वाले थे। लेकिन जब हो गया है तो इसको अंतिम परिणति तक ले जाना चाहिए उनको। इस समय जाटों को लेकर, जो जाट समाज है उसमें भी बहुत सारा सोशल चर्निंग चल रहा है। कई लोग इस समय जाट लैंड की मांग करने लगे हैं। मैंने एक कार्यक्रम
किया था पुष्पेन जी के साथ। उन्होंने कहा कि अब तो अलग-अलग जो जाट समुदाय जो बटे हुए हैं, उनको सबको एक करने की बारी आ गई है, खासकर जो हरियाणा के चुनाव हुए थे। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाक़ई में अब जाटलैंड की डिमांड होनी चाहिए और एक ये वाजिब डिमांड है जाट्स की? नहीं, मैं जाटलैंड की बात तो नहीं कहता, लेकिन जाटों को ये समझना पड़ेगा कि इनको आइसोलेट करने की कोशिश हो रही है। जाट वर्सेस ऑल, हरियाणा के चुनाव में ये किया इन्होंने कि बाकी सब बिरादरियां एक तरफ और जाट एक तरफ। तो जाट अब जब एक तरफ आ जाएंगे तो वो भी एलाइज ढूंढेंगे, और उनके नेचुरल एलाइज हैं सिख्स। उनके साथ मिलके वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे राजनीतिक, और उसमें कामयाब भी होंगे, चूंकि वो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। मुस्लिम जाट भी उनके साथ रहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि देश के जाट, मुसलमान और सिख ये तीनों सिख जी एक हो जाएंगे तो फिर होना पड़ेगा। ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है ये इनको फोर्स कर रही है इसके लिए। नहीं, लेकिन क्या ये एक बड़ी मुहिम में तब्दील होने वाला है, और खासकर हरियाणा के चुनाव के बाद जिस तरीके से आवाजें छन छन कर आ रही हैं इस समय जाटों की बिरादरियों से? नहीं, ये फीलिंग तो है, लेकिन अब पता नहीं इसमें कोई पहल करेगा नहीं करेगा। ये फीलिंग तो है, अगर कोई करेगा तो ये खड़ा हो जाएगा, बड़ी चीज बन जाएगी। नहीं, लेकिन इस समय जिस तरह से बीजेपी ओबीसीज, एससीज, एसटीज और अलग-अलग लोगों को रीच आउट करने की कोशिश कर रही है, आपका क्या मानना है? ये चीज़ हमने हरियाणा में भी देखी थी, उन्होंने जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया। इधर महाराष्ट्र में आप देखिए किस तरीके से जीत हुई है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जीत तो इसलिए हुई है क्योंकि ये चुनावी मशीन्स के साथ गड़बड़ियां हुई हैं और वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की थी, इसलिए बीजेपी को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। क्या कारण है आपको लगता है? क्योंकि सब तो यही कह रहे थे कि अरे बीजेपी तो जीत ही नहीं सकती, पब्लिक सेंटिमेंट बीजेपी के खिलाफ है। आपका क्या मानना है सर? वो तो हरियाणा भी जीत गई और महाराष्ट्र भी जीत गई। महाराष्ट्र में भी इन्होंने मराठा वर्सेस ऑल किया है, और अच्छा। अभी वहां पहली बार लोगों को लगता था कि मराठा चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो ना बना के फडणवीस को बनाया जो ब्राह्मण है। वहां आप कल्पना नहीं कर सकते कि ब्राह्मण हेड ऑफ द स्टेट होगा। इसका रिएक्शन होगा और अपने आप वहां खड़ा हो जाएगा मूवमेंट। भाई आप देखिए, मधुलिमय जैसे आदमी को बिहार से लड़ना पड़ता था, महाराष्ट्र से जीत के नहीं आ सकते थे क्योंकि वो ब्राह्मण थे। तो वहां जो किसान कौमें हैं, मेहनत कश कौमें हैं और ओबीसीज हैं, इनका वर्चस्व है और वो इकट्ठा हो जाएंगे, आज नहीं कल हो जाएंगे। अभी तो आप पावर में हो, आपको दिख रहा है कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको लगता है सत्यपाल जी कि हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के बाद अब मोदी जी एक बार फिर से अपने प्रचंड रूप में वापस आ गए हैं? मुझे नहीं लगता मोदी जी का के ज्यादा दिन नहीं है। आरएसएस ही उनको अब विदा कर देगा। जैसे उनका कितने साल, 75 साल अभी होने वाले हैं अगले साल, तो उसके बाद मोदी जी का काम हो गया। नहीं, लेकिन आरएसएस तो उनकी मदद कर रहा है। हरियाणा में भी आरएसएस के सारे कार्डर्स ने उनकी खूब मदद की क्योंकि उनको भी सत्ता का सुख भोगना है। महाराष्ट्र में भी आरएसएस कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गया था। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आरएसएस उनको हटाएगा? आरएसएस तो बल्कि उनकी ताकत को अब और मान रहा है कि उनको हटाएगा तो बनाएगा तो अपने ही आदमी को। मान लिया गडकरी को बना दे तो आरएसएस के लिए क्या बुरा है। मोदी नहीं रहेंगे तो भी आरएसएस का ही आदमी बैठेगा ना कोई। और सारा मजा तो आरएसएस ही ले रहा है। सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के लोग हैं। एक आपको मैं बता रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर का अपॉइंटमेंट आप नहीं करा सकती अगर उसके पीछे आरएसएस की सिफारिश ना हो। लेकिन सर आप इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कहते हैं कि मोदी जी को आरएसएस ही हटाएगा? मेरी जानकारी है कि आरएसएस इज फेड अप विद हिज एरोगेंस। मतलब मोदी जी के घमंड से परेशान है आरएसएस, आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल एकदम। लेकिन अब इधर आप देखिए जिस तरीके से जो कैंपेन चला उसमें मोदी जी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया और तमाम तरीके की बातें कही। क्या कहेंगे उसमें? और फिर योगी जी का हमने कटोगे बटोगे का नारा देखा, फिर मोदी जी ने उसको थोड़ा सा और रिफाइन करके उन्होंने एक है तो सेफ है का नारा दे दिया। क्या कहेंगे? ये नारा तो पूरे ये नारे जो हैं ये खतरनाक नारे हैं। ये हिंदुओं के कंसोलिडेशन के हैं, लेकिन उस कंसोलिडेशन में वर्किंग क्लास, ओबीसी, फार्मर्स, इनकी कोई जगह नहीं है।
ये जो वो कंसोलिडेशन होगा, इसकी लीडरशिप तो ब्राह्मणिकल सिस्टम के हाथ में रहेगी। नहीं, लेकिन बीजेपी की जीत का राज क्या है? अब तो ये हमें समझना है कि बीजेपी क्या जीती। बीजेपी कहती है, जैसे उन्होंने कहा हमने तो लाडली बहन योजना वहां पे की थी, जैसे एमपी में शुरू की थी, अब हर जगह महाराष्ट्र में उन्होंने लाड़की बहन योजना कर दिया, महिलाओं के खाते में पैसे डाल डालकर। क्या यही उनकी जीत का राज है आपके हिसाब से? करते ये क्या है बड़े वो? नहीं, ये तो एपरेंट है, ये तो दिख रहा है। पर मेरे यहाँ एक लड़का काम करता है, उसने बताया कि उसके भाई को गांव में एक वोट के लिए 5,000 रुपए दिए गए। बड़े पैमाने पर रुपया इन्होंने बांटा, और बांटते हैं, इनके पास बहुत रुपया है। यानी और कि आप ये कह रहे हैं, हाँ, रुपए का बहुत रोल है। तो सर ये चुनावी जो प्रक्रिया है, फिर इसका मतलब क्या है? अगर रुपए दे देकर आपको अपने वोट खरीदने हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि आपके यहाँ जो काम करता है उसको 5,000 रुपए दिए वोट जी, करने के लिए। 5,000 रुपए दिए गए। और ऐसे भी केसेस हैं जिनमें 10,000 रुपए पर वोट दिया गया है। हम्म। इनके पास ट्रक भर के रुपया जाता है स्टेट्स में जब चुनाव होता है। इसका एक ही इलाज है कि लोग जनता के सवालों पे सड़क पे उतरे, जो लोहिया के जमाने में हुआ था। हम तो जब पढ़ते थे, हम पे 5 रुपए होते थे, हम सड़क पे उतर जाते थे देश बदलने के लिए। एक बार देश में जुनून आ जाएगा तो रुपया बेमतलब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा फिर। तो वो अभी नहीं है। दूसरे, मैं इनकी ये तारीफ करूंगा कि बीजेपी 24 घंटे राजनीति करती है, उसके सैकड़ों अनुषांगिक संगठन हैं, और सब लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बस सामने वाली पार्टियां निकम्मी है, कांग्रेस कुछ नहीं करती है, और बस एक नेता का नाम लेके जिंदाबाद करते हैं, कुछ नहीं करते। नीचे नेता काम करता है, वो पैदल यात्रा भी करता है, लेकिन इनके काडर कुछ नहीं करते हैं। आपने कहा कि ट्रक भर भर के पैसा राज्यों में जाता है चुनाव के समय। जी, इसकी क्या पुख्ता सबूत है? क्योंकि ये बड़ी बात है, आप जो कह रहे हैं कि भाई ट्रक भर के अगर पैसे जा रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि भाई लोगों को, किसी को 5,000 रुपए दिए, किसी को दस ये दस मेरी हजार ये मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, कम से कम 2 केसेस में, जिसमें एक आदमी को 10,000 रुपए इंडिविजुअल, नॉट फैमिली, और एक को 5,000 रुपए एक वोट के लिए मिले। तो ये तो तभी संभव है जब ट्रक में रुपया जाएगा। और ये महाराष्ट्र का केस आप बता रहे हैं? महाराष्ट्र का केस है 10,000 रुपए पर वोट। नहीं, लेकिन फिर मोदी जी ने इस चुनावी प्रक्रिया को क्या बना दिया है? अगर पैसे से ही वोट वोट को खरीदना है तो फिर तो चुनाव का कोई मतलब। आप मोदी जी में क्या आइडियलिज्म तलाश रही हैं? मोदी जी को हर हाल में पावर चाहिए, चाहे जो हो। लेकिन इस पर रोक कैसे लगेगी सर? अगर चुनाव को खरीदना है पैसों के ताकत से, तो फिर तो उसका कोई चुनाव का मतलब नहीं है। ऐसे चुनाव का मतलब क्या है फिर? ये तो आपके मेरे लिए नहीं है ना, जो लोग उसमें पैसा पा रहे हैं, जो बांट रहे हैं, जो पावर हासिल कर रहे हैं, उनके लिए तो अच्छा है, सहूलियत है। लेकिन जो मैं बता रहा हूं इसका मेरा यकीन करें, इट्स ए रियलिटी। मनी इज प्लेइंग वेरी बिग पार्ट इन दीज इलेक्शंस। सर चुनाव आयोग को भी शिकायतें अभी गई हैं कांग्रेस द्वारा, और कई लोगों ने इसको पॉइंट आउट किया कि वोटर लिस्ट में कितनी गड़बड़ियां हो रही हैं। 10-10 हजार लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, दस जी, हजार बराबर। के नाम उसमें जोड़े गए हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? अब वो इलेक्शन कमीशन तो कुछ करता नहीं है, मैं उसके लिए कुछ कहना नहीं चाहता, चूंकि एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन उससे मुझे बहुत निराशा है। स्वायत्तता बची कहाँ है सर? स्वायत्त बोलने से तो अब काम चलेगा नहीं, वो है कहाँ स्वायत्त? सेशन के बाद वो चली गई चीज। हम्म। नहीं, लेकिन राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन जैसा व्यक्ति, जबकि ये सारी चीजें सुपरवाइज करता हुआ चुनाव को देख रहा है, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा है कि पैसे का किस बुरी तरह से खेल चल रहा है? खबरें आ जाएंगी इधर कि भाई हमने इतना कैश सीज किया, हमने उतना कैश सीज किया, लेकिन उस चीज पर अगर आयोग चाहे तो रोक लगा सकता है। ये तो नहीं, उसके उनके सामने हो रही मैं बता रहा हूँ, इस देश में जो चुनाव आयोग का पदाधिकारी बन जाता है, वो उससे आगे का सोचता है कि अगर मैं जो पावर में लोग हैं उनको खुश रखूंगा तो इससे आगे फला चीज बन जाऊंगा, फिर उसके आगे फला चीज बन जाऊंगा। तो वो कभी अपने को असर्ट ही नहीं करता है। आप ये कह रहे हैं कि राजीव कुमार के भी मन में ऐसे ही कोई लालच या कोई ना कोई पद ध्यान में रहता है कि ये मिल जाएगा मुझे इसके बाद।
तो आपको लगता है कि राजीव कुमार ऑलरेडी मोदी जी से बात कर चुके होंगे? वो तो बहुत अकम्प्लिश्ड है। 2024 का चुनाव जितवा दिया मोदी जी ने, मोदी जी को हरियाणा जितवा दिया, महाराष्ट्र जितवा दिया, अब और बचा क्या है फिर? और फरवरी में उनका जरूर रिटायर। जरूर उनको उनको वो आश्वस्त होंगे कि मैं इसका इनाम मुझे मिलेगा। आपको लगता है कि उसका इनाम उनको मिलेगा जरूर, राजीव कुमार को? 100% मिलेगा। आप देख लीजिएगा, जजेस को इनाम मिल गए, जिन जजेस ने जजमेंट दिए थे। राज्यसभा में चले आए एक जज। तो यहाँ तो जब आप कुछ करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन अब आप देखिए कि मोदी जी और शाह साहब का बिल्कुल एक प्रचंड रूप सामने आ रहा है। बहुत ब्लेजन ओपन कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है, जिसको लेके कोई रोक नहीं है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां, धांधली पूरी सामने से दिख रही है कि हो रही है। अब आप देखिए महाराष्ट्र के उस गांव में क्या हुआ, मरकतवाड़ी में, जहां पर वो लोग मॉकपोल करा रहे थे और मॉकपोल की भी इजाजत नहीं दी गई और पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया और मॉकपोल पूरा कैंसिल कर दिया गया। ये क्या कहेंगे? अब तो ऐसा लगता है कि चुनाव पैसा, गोली, डर, इसी सब से चुनाव होने वाला आप है। ये देखिए, जो यूपी के बाई इलेक्शन हुए, उसमें वो जो एक सीट थी मीरापुर की, उसमें कई कस्बों में पुलिस ने मोहल्लों में ही रोक दिए वोटर, बाहर नहीं निकलने दिए। एक में तो जहां वो दो लेडीज को पिस्टल दिखाता है दरोगा और भगाता है कि वो जा रही हैं उसके लिए वोट डालने के लिए, अपनी वोट दिखाती हुई, और दरोगा उन पे पिस्टल तानता है, तो ये क्या है? यही है लोकतंत्र। और मैं उन लेडीज की बहादुरी की दाद देता हूं कि वो डटी रही और उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, लेकिन वोट नहीं पड़ने दिया वहां। और ये रामपुर में जीतते नहीं थे कभी भी, आजम खां के रहते। इन्होंने टेक्निक वहीं इजाद की, मुस्लिम मोहल्लों में पुलिस लगा दो और पहले दिन वहां वो करा दो पुलिस का मार्च, और अगले दिन वोट के दिन पुलिस घर से ना निकलने दे और वहां उनकी वोट डाल दो। ये तो फिर चुनाव को लूटने की पूरा एक तंत्र बन गया है। एग्जैक्टली, ये लूटने का नया तरीका इजाद किया इन्होंने। पहले तो ठप्पा होता था, आपने बूथ पर कब्जा कर लिया, उसकी जरूरत नहीं है। आपने दूसरे को वोट ही डालने नहीं जाने दिया। आपको क्या लगता है कि ये दिमाग राजीव कुमार का होगा या ये मोदी शाह का दिमाग है, ये कि भाई सत्ता में अगर बने रहना है तो फिर ये तो करना ही है? अब मैं क्या कहूँ किसका है, लेकिन सारे दिमाग वाले लोग हैं वहां, प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक। लेकिन सर, आपको दुख नहीं लगता कि आप जिस पार्टी में थे, आज उस पार्टी का क्या हश्र मोदी जी ने कर दिया है? क्या वो चुनावी प्रक्रिया हो, क्या और भी चीजें हो, हर इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया गया है। अब देश में क्या लोकतंत्र बचा भी है? क्या आज हम कह सकते हैं कि भारत वाकई में एक लोकतांत्रिक देश है? मुझे दुख लगता है, चूंकि हमने लोहिया की लीडरशिप में 5 रुपए ले के निकलते थे हम देश बदलने के लिए, और सड़कों पे कूद जाते थे, संघर्ष करते थे, और उसी में सरकारें बदल जाती थी। अब तो ये असंभव हो गया। अब मुझे लगता है कि नहीं, कुछ नहीं होगा करने से, तो रुपया और ताकत से होगा जो कुछ होगा। बहुत तकलीफ होती है, निराशा भी होती है, लेकिन फिर ये होता है कि नहीं, सबका वक्त आता है, आखिरकार इमरजेंसी का भी वक्त आया, वो हटी इमरजेंसी लगाने वाले हारे, तो होगा, इनका भी आएगा। नहीं तो मोदी जी को कौन हटाएगा? अभी तो फिलहाल किसी के पास ताकत नहीं है मोदी जी को नहीं, हटाने की। मोदी जी को भागवत जी हटाएंगे। आप कॉन्फिडेंट है कि मोदी जी को भागवती हटाएंगे? कुछ घटनाएं हैं जिनसे लगता है मोदी जी भागवत जी को डिनर कराना चाहते थे, भागवत ने कहा मैं तो जा रहा हूँ, वो पुणे वो नागपुर चले गए। बहुत सारी चीजें हैं। ये कब की बात है? आपको कब पता चला ये? ये 2 महीने पहले की बात। हम्म। लेकिन वही आरएसएस तो मोदी जी की पूरी मदद कर रहा है इस समय। नहीं, वो तो इसलिए कि आरएसएस को उसमें से जो हिस्सा है वो मिल रहा है। आरएसएस के जो मजे अब आ रहे हैं वो तो कभी आए नहीं थे। हम्म। नहीं तो ये भी तो हो सकता है कि अगर आरएसएस प्रधानमंत्री को बदलता है या प्रधानमंत्री का चेहरा बदलता है, तो हो सकता है कि आरएसएस को उस तरीके का जो सत्ता भोग है वो ना मिले। ये भी तो हो नहीं, कोई सकता है। दिक्कत नहीं, उनका तो आदमी उन्हीं का बैठेगा ना, गडकरी बैठेगा, वो भी आरएसएस का ही है, उसमें उनको कोई नुकसान नहीं है।
लेकिन सर क्या कहेंगे, अब जो ये हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के दौरान सब ये कह रहे थे देखिए बीजेपी कमजोर पड़ गई, संविधान का मुद्दा, कास्ट सेंसस का मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, वो मुद्दे वही के वही हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी को कोई भी मशीनरी या कोई भी तंत्र हरा नहीं सकता। ठीक है, झारखंड वो हार गए तो ये निराशा आई है। मैं चूंकि हरियाणा के चुनाव में ग्राउंड पे था और कोई मीटिंग 50,000 से कम की नहीं हो रही थी, फिर भी वो सीटें हम हार गए। तो मुझे लगा, और सब जगह लोग कह रहे थे कि नहीं 60-20 है, 60 कांग्रेस जीतेगी, 20 बीजेपी। और जब चुनाव के नतीजे आए तो बिल्कुल अलग आए। तो ये निराशा तो है, लेकिन ये मेरा ख्याल है इसका भी कुछ ईश्वर ही करेगा। लेकिन ईश्वर करेगा या ऑपोजिशन कर पाएगा, सबसे बड़ी बात ये अपोजिशन तो, माफ करना, अपोजिशन बहुत निकम्मा है। मैं बहुत निराश हूं अपोजिशन से। देखिए, मैंने एक वायर में इंटरव्यू दिया था, आपको याद होगा, जिसमें मैंने वहां का वो जो किलिंग्स हुई थी, कहाँ हुई थी सर जी, पुलवामा का मामला उठाया था। वो ऐसा का ऐसा है इशू, आज तक कोई जांच नहीं हुई। पुलवामा में सीआरपी ने 5 प्लेन मांगे थे, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्वॉय सड़क से नहीं जाता है। 4 महीने उनकी एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम में पड़ी रही और उनको मना कर दिया। तो वो सारा इनका खुद का कराया हुआ था एक तरह से, और 40 लोग मर गए। आज तक उस मामले की जांच नहीं हुई कि किसकी हरकत से हुआ है। मैं वहां गया था, मैं गवर्नर था तब कश्मीर में। पुलवामा में जहां ये हुआ है उसके आसपास 10 मील के स्ट्रेच में एक भी जो लिंक रोड जुड़ती थी, वहां कोई मैनिंग नहीं था, कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी, कोई रोकने वाला नहीं था कि हाईवे पे मत जाओ। तो वो जानबूझ के कराया गया था और उसी पे ये लोग चुनाव जीते। तो ओपोजिशन अगर चाहे तो आज भी पुलवामा को उठा के चुनाव जीत सकता, पर कुछ नहीं करते हैं, निकम्मे हैं। एक और इशू इस समय जो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर इस समय एक बड़ा मुद्दा बन गया है, वो है अदानी का जो रिश्वतखोरी का, जो घूस कांड का मामला सामने आया है अमेरिका में, जहां पर अदानी ने लगभग 2000 करोड़ रुपए का रिश्वतखोरी का मामला है कि उन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की अलग अलग राज्यों के अधिकारियों को, और वो भी सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट में। इस पर क्या कहेंगे, और क्या अदानी का जो मुद्दा है, क्या वो अपोजिशन को वोट दिलवाएगा? नहीं, अडानी का वोट से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अडानी से प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी बहुत खत्म हो रही है और खत्म हो जाएगी अगर ये उसको जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं उसके हर काम को। और मैं तो बहुत सारी चीजें बोल नहीं सकता हूं, मैंने तो ये देखा। मैं तो समझता हूं कि अडानी पे जो रुपया है वो बिजनेस से नहीं आया है, वो रूलिंग पार्टी की लूट का रुपया है उसके पास। पार्टी का सर? रूलिंग पार्टी जो वसूली करती है चीफ मिनिस्टर से, वो अडानी को दे देती है, वो उसको घुमा फिरा के बिजनेस में लगा देता है। यानी कि अदानी के पास अपना खुद का पैसा नहीं है, सत्ता से वो मुझे पैसा। आप बताएं, इस देश में और बिजनेसमैन नहीं है किसी ने इतनी तरक्की की है? एकदम अडानी ने कौन सी चीज कर दी जो उसकी इतनी दौलत बढ़ गई? मैं तो अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, वो बात मैं बोलना नहीं चाहता हूं। मैं गोवा में था, मैंने प्रधानमंत्री जी को शिकायत की कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। तीसरे दिन उन्होंने खुद फोन किया, मैंने उठाया। उन्होंने कहा सतपाल भाई आपकी जानकारी गलत है। क्यों, आपने किससे पता किया? कि बोले संगठन मंत्री से पता किया। मैं कहा वो तो खुद चीफ मिनिस्टर के घर में बैठ के पैसे ले रहा। तो दूसरे दिन मेरा ट्रांसफर मेघालय कर दिया। वो चीफ मिनिस्टर अभी भी वही है। तो मैं क्या समझूं? तो मैं तो ये समझूंगा कि वो सारी वसूली दिल्ली आ रही है, और वो दिल्ली आ रही है तो कोई प्राइम मिनिस्टर तो अपने घर में रखेगा नहीं, वो अडानी के जा रही है। तो जो मोडुस ऑपरेंडी है, जो पैसा कमाने का, जो मोदी सरकार का या अडानी का, वो क्या है आपके हिसाब से? क्योंकि आप तो राज्यपाल रहे हैं, आपने देखा भी है कि इस तरीके से जो पूरा तरीका है जो पैसे कमाने का, पैसे लूटने का, वो क्या है, जो तंत्र है देखिए, पूरा, वो क्या उसमें 50 तरह के काम होते हैं, ठेके होते हैं और सारी चीजें होती हैं। तो उनको फेवर करना होता है, उनको फेवर कर दीजिए, वो पैसा कमाएंगे, आपको हिस्सा देंगे। तो सारा फेवर है जितने भी प्रोजेक्ट्स का, वो अदानी को आराम से मिल जाता है। एग्जैक्टली। और अदानी वो पैसा फिर सत्ता को देते हैं। वो अडानी वो पैसा बिजनेस में लगा देते हैं और सत्ता को ये फीलिंग रहती है कि हमारे रुपया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कब तक अदानी का बोझ ढोते रहेंगे, या कब तक अदानी को बचाते रहेंगे मोदी जी?
नहीं, इस वक्त तो बहुत घमंड है, दे आर नॉट वरीड अबाउट पब्लिक ओपिनियन, लेकिन किसी दिन अडानी लेके बैठ जाएगा इनको। लेकिन आपको लगता है कि ये नौबत आने देंगे मोदी और शाह कि अदानी भी एक्सपोज हो? क्योंकि अगर अदानी एक्सपोज होंगे तो मोदी जी भी एक्सपोज हो जाएंगे। नहीं, अडानी तो ऑलरेडी एक्सपोज्ड, इनके लिंक्स भी एक्सपोज्ड हैं, पर दे आर नॉट वरीड बिकॉज इस वक्त पावर है। पावर की जो एरोगेंस होती है उसका तो आप देखिएगा, जब संजय गांधी को एरोगेंस थी, क्या क्या लेवल था एरोगेंस का। लेकिन इस समय जुडिशरी पे क्या कहा जाए? जुडिशरी भी ऐसा लगता है कि अदानी के मामले में या फिर चुनाव आयोग के मामले में भी आप देखिए, जुडिशरी ने तो अपने बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए। वो चुनाव आयोग के खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं चाहती और ना ही सेबी के खिलाफ बोलना चाहती है, ना ही अदानी के खिलाफ बोलना चाहती है। तो ऐसे जुडिशरी का आप क्या कहेंगे? जजों को भी तो आगे कुछ बनना होता है। आखिरकार गोगोई साहब कुछ बने ना हटने के बाद, तो सब अपना अपना देखते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या मोदी और अदानी मिलकर ये सारे जो संस्थान हैं, चाहे वो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हों राजीव कुमार, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या हाई कोर्ट के जजेस हों, क्या सबको केवल लालच से ही डील किया जा रहा है इस समय? ये इनको नहीं कुछ करना पड़ता, लालच उनमें खुद इनबिल्ट होता है। जब वो दूसरों को देखते हैं वो सोचते हैं मैं भी इससे आगे बढ़ूं। अब धनखड़ जी का जब बोले वो, तो मुझे लगा धनखड़ जी राष्ट्रपति बनना चाहते थे, तो मुझे लगा कहीं गड़बड़ हो गई, उनको ये कन्वे हो गया कि नहीं बनेंगे, तो बोल दिए। नहीं कन्वे होता तो नहीं बोलते। तो आदमी को लालच लगा रहता अगली पद का। लेकिन जो धनखड़ साहब ने जिस तरीके से और जिस टोन में बात की है, क्या आपको लगता है कि अब मोदी जी अब उनको किनारे लगा देंगे? पद मिले या ना मिले अभी तो पता नहीं, किनारे आपने नोटिस नहीं किया, कुछ महीने से ऑलरेडी उनको किनारे किया हुआ था। हाँ, लेकिन मैं धनखड़ जी को बधाई दूंगा बोलने के लिए, वो कम से कम बोले तो। लेकिन वो यही बात पीएम के आमने सामने बोले और उनको दबाव डाले और कहें कि किसानों का मसला हल करिए, तो मैं उनको पूरे नंबर दूंगा। अब वो सामने मोदी जी के बोलेंगे या ये तो नहीं पता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब धनखड़ साहब को बिल्कुल किनारे बिल्कुल उनको लग गया है, वो लग चुके हैं और उसी का सिग्नल उन्होंने दिया है कल अपनी इस स्पीच में? नहीं, अब उनको पता है इसके बाद तो अब उनका कुछ नहीं बनना है। वो मोदी को जानते होंगे इतना, तो इतना रंजिशखोर प्रधानमंत्री है आपका कि वो भूलता नहीं है चीजों को। तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी एकदम रंजिशखोर है? जी। लेकिन सर आप ये बताइए, अब जैसे शिवसेना ऐसी पार्टी का मोदी ने क्या किया? आज एक नाथ शिंदे भी किनारे लग गए, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी गई और आज अब फिर सत्ता पर मोदी जी काबिज हो गए, वहां पर मतलब बीजेपी काबिज हो गई। क्या यही कहेंगे इस उनकी टेक्निक है, जो उनके साथ जाएगा वो भी मरेगा, जो साथ नहीं जाएगा वो भी मरेगा। तो पार्टीज को क्या करना चाहिए मोदी जी के साथ जुड़ने के पहले? पार्टीज को कुछ नहीं करना चाहिए, मोदी की तरफ नहीं देखना चाहिए, इश्यूज को लेकर सड़क पे आ जाना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। आपको लगता है कि एक नाथ शिंदे मोदी जी का साथ देंगे या मोदी जी को धोखा देंगे किसी न किसी समय? मैं एक नाथ शिंदे के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा क्या करेंगे। वो एक बार किसी को पावर, तो एक नाथ शिंदे आखिरकार अपनी पार्टी तोड़ के पावर में गए, पावर को एंजॉय किया, वो क्यों छोड़ेंगे? नहीं, लेकिन आपने ये देखा कि महाराष्ट्र की सरकार भी अब बैसाखी पर ही है। अजीत हाँ, पवार एक बैसाखी है वो और तो एक नाथ खुद एक बैसाखी। खुद मोदी जी की सरकार बैसाखी पे है, पर जिनकी बैसाखी पे है वो बैसाखी हटाएंगे कि नहीं, वो बड़ा इशू है। नहीं, तो ये जो बैसाखियां हैं, मोदी जी तो ये इंश्योर करेंगे कि ये बैसाखियां कभी ना हटे, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो। तो उसको करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए कि ये बैसाखियां बनी रहें, आपको क्या लगता है कि मोदी जी और शाह साहब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना उनको, जो बैसाखियां हैं उनका अपना लालच उनसे कराता रहेगा इसको। मोदी जी को उसमें कुछ नहीं करना, वो तो मोदी जी इनको जो मांगते रहे देते रहेंगे। तो फिर तो मोदी जी की किस्मत पे आप क्या कहेंगे? वो तो अपनी किस्मत की खा रहे और कब तक इस तरह से चलेगा? और कभी ना कभी तो आते घड़ा रहे, पर फूटेगा। वो देखिए, आप देखा होगा इमरजेंसी जब लगी थी तो लोग कहते थे इंदिरा गांधी कभी हटेगी नहीं, तो आखिर हटी ना। तो कुदरत सब चीजों का इलाज करती है। वो कहते हैं कि जो पैदा करता है वो नापैद भी करता है। मोदी जी का इलाज क्या है?
आपको क्या लगता है कौन इलाज कर पाएगा मोदी जी? अब मुझे तो इलाज उनका करना नहीं है, ना मेरे हाथ में कुछ। उनका इलाज यही है कि जनता खड़ी हो जाए, जनता में जाओ, जनता को गर्म करो, जनता हटा देगी। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई जब अति हो जाती है तो बांग्लादेश और श्रीलंका में आपने देखा कि किस तरीके से जनता का बिहेवियर था और जनता ने ही वहां पे लोगों को हटा दिया। तो क्या आपको लगता है कि अब मोदी जी को इसी तरह से हटाया जाएगा जैसे मैं श्रीलंका तो और नहीं कह सकता इस तरह से हटाया जाएगा, पर कुछ भी हो सकता है। अल्टीमेटली पावर तो जनता ही के पास है, जनता खड़ी हो जाएगी तो ये रुक नहीं पाएंगे। जी, चलिए मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन थैंक यू, पब्लिक। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।